सभी को मेरा नमस्कार। शिव स्वरूप साहित्य के इस मंच पर मैं बीकेएस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारा जो बिंदु है वो है समास। और समास एक ऐसा बिंदु है जो आर्य से लेकर पटवार तक की सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं समास। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। तो सम का अर्थ है निकट या पास और आस का अर्थ है बैठना, बैठाना या आना। तो समास का अर्थ क्या हो गया? समास का अर्थ हो गया पास में बैठाना या निकट आना। निकट आने पर या पास बैठाने पर जो एक नया शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब देखते हैं कि हम निकट या पास में हम किसको बैठाते हैं। एक या एक से अधिक शब्द होते हैं, पद होते हैं। उन पदों को हम पास पास लाते हैं और पास पास से लाकर हम उन्हें बैठाते हैं। तो उनमें जो विभक्तियाँ लगी हुई है, उनमें जो शब्दांश लगे हुए उनको हम हटा देते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम पास में लाकर एक नया शब्द बनाते हैं और उसमें लगी हुई विभक्तियाँ, शब्दांशों को हटा देते हैं, तो इस प्रकार जो नया शब्द हमारा बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और समास को ही हम कहते हैं सामासिक पद। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप करना, संक्षिप्त करना या छोटा करना। अभी हमने देखा कि हम पदों को पास पास में लाकर उनकी विभक्तियों, शब्दों को हटाकर एक नया शब्द बनाते हैं, तो अर्थात हम उसे छोटा बना रहे हैं। तो इस छोटा बनाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब आइए देखते हैं हम समास की परिभाषा। वह शब्द रचना है समास जिसमें अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र संबंध रखने वाले, परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को मिलाकर हम कोई एक नया शब्द बनाते हैं, नया स्वतंत्र शब्द बनाते हैं। तो उस नए स्वतंत्र शब्द की रचना को ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब देखा जाए तो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर हम जो एक नया शब्द बनाते हैं, उस नए शब्द को ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब समास के जो दूसरे नाम हैं, समास को ही हम किस किस नाम से जानते हैं? समास को ही हम सामासिक पद के नाम से जानते हैं। अर्थात समास को हम सामासिक पद भी बोल सकते हैं, उसे समास पद भी बोला जाता है, उसे समस्त पद भी कहा जाता है, समास युक्त पद भी कहा जाता है। परीक्षाओं में जो अधिकतर पूछा जाता है वो पूछा जाता है सामासिक पद या समस्त पद। अधिकतर इसी का प्रयोग किया जाता है कि इसका सामासिक पद क्या है, समस्त पद क्या है, इससे कौन सा समास बनेगा। उदाहरण हम देखें तो बैलगाड़ी, ये हमारा समास है। और ये किन शब्दों से बना है? ये बैलों से चलने वाली गाड़ी। तो यहाँ दो शब्द हमारे कौन से हैं? बैल और गाड़ी। तो इन दोनों के बीच में जो ये विभक्तियाँ जुड़ी हुई हैं, शब्दांश जुड़े हुए हैं, इनको हटा दिया गया है। और इन दोनों को हटाकर हमने क्या बनाया? एक नया शब्द बनाया, बैलगाड़ी। तो ये जो नया शब्द हमारा बना बैलगाड़ी, ये हमारा क्या है? समास है। और इन दो शब्दों को जो हमने इस तरह से बनाया, इनके टुकड़े करके, इसको हम कहते हैं समास विग्रह। और जब इन समास के पद को, इस समस्त पद, सामासिक पद को, इनमें से जो ये पद आए हुए हैं उनको अलग अलग हम करते हैं, तो उस अलग अलग करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। जैसे वनगमन हमारा समास है और इसको हम अलग अलग करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वन को गमन। और ये वन को गमन हमारा क्या है? ये वन को गमन है हमारा समास विग्रह, और वन गमन है हमारा समस्त पद या सामासिक पद। तो ये तीनों हमारे क्या हो गए? ये हमारे समस्त पद, सामासिक पद हो गए। और इनको हमने अलग अलग करा। इन पदों को अलग अलग जब हम करते हैं तो उसमें विभक्तियाँ, वो शब्दांश, वो सब जुड़ जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं समास विग्रह। अब देखते हैं हम कि ये CET 2023 में पूछा है कि घुड़सवार, इस घुड़सवार का समास विग्रह क्या होगा? घोड़े पर सवार। रीट 2021 में भी प्रश्न पूछा मनोविकार, कि ये मनोविकार जो समास पद है, इसका समास विग्रह क्या होगा? तो समास विग्रह से संबंधित तो प्रश्न आपको समास विग्रह देकर सामासिक पद भी पूछ सकता है और सामासिक पद देकर आपको समास विग्रह भी पूछ सकता है। ये प्रश्न भी PTT 2021 में आया हुआ है कि बंधन मुक्त का समास विग्रह क्या होगा? बंधन से मुक्त। तो आप दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ये हमारे क्या है? ये है हमारे सामासिक पद।
तो सामासिक पद भी हमें ध्यान रखने और इनसे होने वाला समास विग्रह भी हमें ध्यान में रखना है। आरजेएस 2015 में तो परिभाषा से संबंधित प्रश्न ही पूछ लिया उन्होंने। दो या अधिक शब्दों के परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों या प्रत्ययों का लोप होने पर दो या अधिक शब्दों से जो स्वतंत्र शब्द बनता है वह क्या कहलाता है? तो वो हमारा कहलाता है समास। अब देखते हैं कि अभी हमने देखा कि हम पास में लाएंगे या पास में बैठाएंगे तो हमारे यहाँ दो पद होंगे, दो शब्द होंगे। उन दो शब्दों को ही हम क्या बोलते हैं? पहले शब्द को हम बोलेंगे प्रथम पद और दूसरे को बोलेंगे हम द्वितीय पद। तो पहले प्रथम पद है उसको हम पूर्व पद भी कह सकते हैं, पहला पद भी कह सकते हैं, और द्वितीय पद जो हमारा उसको हम उत्तर पद भी कह सकते हैं, दूसरा पद भी कह सकते हैं। अब ये जो दोनों पद होंगे उनमें एक मुख्य होगा और एक गौण होगा। गौण का मतलब है न्यून, कम महत्व होगा जिसका। तो वो पहला पद मुख्य हो सकता है तो दूसरा पद न्यून गौण हो सकता है। कहीं पर पहला पद गौण हो सकता है, दूसरा पद प्रधान या मुख्य हो सकता है। लेकिन बहुब्रीहि ऐसा समास है जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होंगे बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होगा। ये हम आगे परिभाषाओं में पढ़ेंगे। हम जो पढ़ रहे हैं वो समास है हमारी शब्द निर्माण की प्रक्रिया। शब्द निर्माण की प्रक्रिया चार तरह से होती है: उपसर्ग से, प्रत्यय से, समास से और संधि से। हम इन चार तरीकों से नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं समास, कि समास प्रक्रिया से शब्द निर्माण कैसे होता है। अभी हमने देखा कि हमारे यहाँ दो पद होंगे और दो पदों से हम एक नया शब्द बनाएंगे। तो ये जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया है, दो पद जो हमारे होंगे उनमें वो दोनों पद दोनों तत्सम भी हो सकते हैं। एक तत्सम एक तद्भव हो सकता है, दोनों तद्भव भी हो सकते हैं, दोनों विदेशी हो सकते हैं, तत्सम विदेशी हो सकते हैं, तद्भव विदेशी हो सकते हैं, विदेशी या तत्सम भी हो सकता है, तद्भव तत्सम हो सकता है, विदेशी या तद्भव हो सकता है। ये सब उनके उदाहरण हैं। अभी तत्सम क्या है? सम का मतलब है समान और तत् का मतलब होता है उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत में जिस तरह से प्रयोग में लिए जाते हैं उसी समान रूप में यदि हम उसको हिंदी में प्रयोग में करते हैं तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? वो हमारे कहलाएंगे तत्सम। लेकिन ये भव का अर्थ होता है बदलना, और यदि हम उनको थोड़ा सा बदल कर प्रयोग में लेते हैं तो वो हमारे कहलाएंगे तद्भव। तो तत्सम तो हो गया हमारा समान, तत्सम हो गया हमारा समान, और तद्भव हो गया हमारा बदलकर। देखते हैं कैसे। उष्ट्र, यदि हम हिंदी में भी उष्ट्र लिखें लाकर तो हमने तत्सम शब्द का प्रयोग किया है और हमने उष्ट्र को बदल दिया, ऊंट कर दिया भी सरलता के हिसाब से। तो ऊंट हमारा क्या बन गया? हमारा बन गया ऊंट तद्भव। फिर से देख लेते हैं। उष्ट्र हमारा क्या है? तत्सम, क्योंकि समान रूप में ही प्रयोग हुआ है। और यदि हम ऊंट लिखते हैं तो वो हमारा हो गया तद्भव, क्योंकि हमने उसको थोड़ा सा बदल कर प्रयोग में लिया है। तो शब्द निर्माण की प्रक्रिया हम देख रहे हैं। समास प्रक्रिया से शब्दों का निर्माण होता है और उसमें इन शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है। समास विग्रह जब हम करेंगे तो समास विग्रह करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो वो बातें क्या है? हमें उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है जिनका प्रयोग समास में हुआ है। जिन शब्दों का प्रयोग समास में हुआ है हमें उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है। उनके समान अर्थ वाले पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। सिर्फ एक अवयवी भाव समास में हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अवयवी में क्या पढ़ेंगे हम? अपरिवर्तनशील शब्द होंगे जिनका जो कभी नहीं बदलते, तो उस समय हमें समान अर्थ वाले लेने पड़ेंगे। और समास वगैरह करते समय जो शब्द या पद हम ले रहे हैं उनके आपसी संबंध को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब देखते हैं समास के भेद कितने होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष। अब याद करने की दृष्टि से हम देखें तो ये 4-4 हम इनको कर सकते हैं कि 4-4 इसमें है अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि, और इसमें 5-5 है कर्मधारय, तत्पुरुष। ये दोनों एक जैसे हैं, 2-2 द्वंद्व और द्विगु। फिर से हम देख लेते हैं कि कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष समास। अब
पद के अर्थ के आधार प्रधानता के आधार पर कई जगह इसके 4 भेद भी माने गए हैं। हम जब परिभाषा पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इनमें कौन सा पद प्रधान होता है, उसके आधार पर ही हम इनकी परिभाषा पढ़ेंगे। तो जिसमें पहला पद प्रधान होता है वो हमारा अव्ययी भाव समास होता है, और जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है वो हमारा तत्पुरुष समास होता है। और कर्मधारय द्वंद्व द्विगु, कर्मधारय समास और द्विगु समास को कई लोग तत्पुरुष समास में शामिल करते हैं, तो पर हम यहाँ अलग अलग पढ़ेंगे। तो दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, कर्मधारय में, द्विगु समास में। दोनों पद प्रधान जिसमें होते हैं वो है हमारा द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, तो वहाँ दोनों ही पद प्रधान रहते हैं। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और बहुव्रीहि, तो जहाँ अन्य अन्य पद जो होता है वो यहाँ प्रधान होता है। दोनों पद हैं वो गौण हो जाते हैं, कोई तीसरा पद होता है वो यहाँ प्रधान हो जाता है, मतलब बहुत सा दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। जिसमें पहला पद प्रधान होगा वो अव्ययी, जिसमें दूसरा पद प्रधान होगा तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होंगे वो हमारा द्वंद्व होगा। अन्य तीसरा पद जहाँ प्रधान होगा वो हमारा बहुब्रीहि समास हो। अब देखते हैं हम अव्ययी भाव समास। अव्यय नाम से पता चल रहा है, अव्यय हम पढ़ चुके हैं अविकारी शब्दों में। आप वहाँ जाकर भी इनको आराम से डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैं फिर भी यहाँ परिचय दूंगी। अव्यय अर्थात जो व्यय नहीं होता। अब जो व्यय नहीं होता, कभी अपना रूप नहीं बदलता, उसे हम कहते हैं अव्यय। तो यहाँ समास में जो समास अव्यय का भाव दे, अव्यय अर्थात अपरिवर्तन का बोध जहाँ पर हो, उसे हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। अब इस समास की विशेषताएं क्या हैं? इस समास की विशेषताएं हैं कि इसमें पहला पद प्रधान होता है, ये भी हमने देखा। पहला पद इनका उपसर्ग भी होता है, उपसर्गों से बने हुए शब्द हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। इसका पहला पद हमने अभी देखा अविकारी अव्यय होता है। इसका पहला पद होता है वो अविकारी अव्यय होता है। और जो जिन शब्दों के या पदों की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहरान, एक ही शब्द जब 2 बार आता है तो वो वाले भी हमारे अव्ययी भाव समास में ही होते हैं। या जिन शब्दों में प्रत्यय का अर्थ पीछे, पीछे अनुसार उपरांत पूर्वक जुड़े रहते हैं, वो भी हमारे इसी समास में आते हैं, अव्ययी भाव समास में। उदाहरण हम देखें तो यहाँ देखें यथा समय। तो यथा हमारा क्या है? यथा हमारा अविकारी शब्द है जो कभी अपना रूप नहीं बदलता। अब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो अब मैंने भी आपको बताया था कि हम अव्ययी भाव समास में समान अर्थ वाले लेंगे। तो यथा का हम क्या ले रहे हैं? जो निश्चित है समय, अर्थात जो समय निश्चित है, यथा समय। तो यहाँ पहला पद हमारा प्रधान है यथा, कि जो निश्चित है समय। और इसी तरह से दूसरा उदाहरण हम देखें यथा शक्ति, तो शक्ति के अनुसार, जितनी आपकी शक्ति हो उतना। नेक्स्ट हम देखें यथा संभव, यथोचित, जितना संभव हो सके उतना, जैसा उचित है वैसा। अब हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होंगे? उपसर्ग से बने शब्द भी होंगे। तो यहाँ हमारा उपसर्ग बना से प्लस अवधान, तो सावधान, अवधान के साथ। यहाँ नी उपसर्ग जुड़ा है हमारा, यहाँ बे उपसर्ग जुड़ा है, बेहिसाब, बेपरवाह। तो इसका समास वगैरह क्या हो गया? बे जहाँ होगा वहाँ बिना, बिना परवाह के, बिना हिसाब के। हमने भी देखा कि उपसर्ग भी जुड़ेंगे। तो यहाँ प्रति हमारा उपसर्ग जुड़ा है, प्रतिध्वनि, प्रतिशत, प्रतिद्वंद। यह हमारा अति उपसर्ग जुड़ा है, अत्याधुनिक, अत्यावश्यक। यहाँ अनु उपसर्ग जुड़ा है, यहाँ आ उपसर्ग जुड़ा है। तो उपसर्गों से बने शब्द भी हमारे यहाँ आएंगे। अभी हमने देखा कि उपसर्ग से बने हुए आएंगे, हमारे अव्यय से शब्द बने हुए आएंगे। तो यथा हमारा अव्यय था और प्रति, अति, आ, अनु हमारे उपसर्ग हैं। तो अब इनका ये ध्यान रखना है, समास विग्रह भी। अत्याधुनिक, आधुनिक से भी अधिक, अत्यावश्यक, आवश्यकता से भी अधिक, प्रतिशत, प्रतिशत, प्रतिद्वंद, द्वंद के बदले द्वंद, प्रतिध्वनि, ध्वनि के बाद ध्वनि। तो समास के साथ साथ आप समास विग्रह का भी ध्यान। हमने देखा कि अव्यय से बने हुए शब्द यथा और उपसर्ग से बने शब्द आ, सह, नी। और हमने एक देखा था पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होगा दोहरान।
तो यहाँ बीच देखो, बीच 2 बार आया है, हाथ 2 बार आया है, दिन 2 बार आया है, बार बार 2 बार आया, एक ही शब्द 2 बार आ रहा है। तो जहाँ एक शब्द दोबारा से आए तो वहाँ पर भी हमारा कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। तो हम देखते हैं यहाँ हाथों हाथ, हाथ 2 बार आया, हाथ ही हाथ में, बीचों बीच, एक ही शब्द 2 बार आ गया, बीच के बीच में ही, दिनों दिन, दिन के बाद दिन, बार बार, बार के बाद बार। तो ये भी हमारा किस में आएगा? ये हमारा अव्ययी भाव समास में आएगा। एक हमने देखा कि जिनके पीछे कौन से प्रत्यय जुड़े हों, उपरांत जुड़ा हुआ हो, पूर्वक जुड़ा हुआ हो, अनुसार जुड़ा हुआ हो, वो भी हमारे किस में आएंगे? वो हमारे अव्ययी भाव समास में आएंगे। तो यहाँ देखते हैं हम, विश्वास के पीछे क्या जुड़ा हुआ है? प्रत्यय का मतलब क्या है? पीछे, जो पीछे जुड़ेंगे तो विश्वास पूर्वक, विश्वास के साथ, ये भी हमारा अव्ययी भाव समास में। उपरांत जुड़ा है, विवाह के उपरांत, तो ये भी हमारा अव्ययी भाव समास में। योग्यता अनुसार, निर्देशानुसार, इच्छा अनुसार, इच्छा के अनुसार, सेवोपरांत, सेवा के उपरांत, तो ये सभी हमारे अव्ययी भाव समास। अभी हमने देखा था कि अव्ययी भाव समास के विग्रह में उन्हीं शब्दों का प्रयोग करने से अर्थ स्पष्ट नहीं होता। अभी यथा ही रखेंगे तो अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, तो इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, जैसा, निश्चित या जितना, तो उनकी जगह अन्य समान अर्थ वाले शब्द का हमको क्या करना पड़ता है? प्रयोग करना पड़ता है। जैसे यथा है तो यथा को नहीं रख सकते, हमने उसके क्या रखा है? जैसी मति है। या यथा का क्या करा है? के अनुसार, या यथा का जो निश्चित है। अभी हमने देखा, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि प्रति, अति, से, बै, बा, आ, निर, निस उपसर्ग से बने शब्द हमारे किस में आते हैं? अव्ययी भाव समास में आते हैं। तो देखिए उदाहरण, ये ओ नॉन TSP 2018 में प्रश्न पूछा गया है कि शक्ति के अनुसार का सामासिक पद क्या है? सामासिक पद क्या है? तो वो हमारा क्या होगा? यथा शक्ति। दूसरा प्रश्न जो है LDC 2018 में पूछा गया है कि किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? सीधा ही प्रश्न पूछ लिया, तो वो हमारा कौन सा? अव्ययी भाव समास। तीसरा, यथामति शब्द में कौन सा समास है? ये भी हमारा अव्ययी भाव समास है। ये महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।